दोस्तों 16 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने विजय दिवस की शुभकामनाएं दी, बधाई दी और हमारे जो जवान शहीद हुए थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनको श्रद्धांजलि दी। पर आखिरकार इससे बांग्लादेश के लोग क्यों नाराज हो गए? नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिससे कि बांग्लादेशी लोग नाराज होने चाहिए। बांग्लादेश के कुछ लोग, यहां तक कि उनके मिनिस्टर्स भी ये कह रहे हैं कि ये जो जंग जीती है वो बांग्लादेश ने जीती है, इंडिया सिर्फ एक छोटा सा एलाई था, यानी बांग्लादेश का सिर्फ एक दोस्त था, इससे ज्यादा इंडिया का कोई रोल नहीं था। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ट्वीट कर रहे हैं तो बांग्लादेश का जिक्र इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि ये जंग तो बांग्लादेश की थी, इंडिया की थोड़ी थी। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर करूंगा कि नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का जिक्र क्यों नहीं किया, और दूसरा, इंडिया का आखिरकार क्या रोल था बांग्लादेश की आजादी में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का जिक्र क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो उन्होंने विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जो जवान 1971 की जंग में शहीद हुए थे। उन्होंने इस ट्वीट में बांग्लादेश को आजादी की बधाई नहीं दी, उन्होंने भारत के जवानों को श्रद्धांजलि और जीत की बधाई दी, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है। उन पे किसी ने ये ऑब्लिगेशन नहीं डाला कि उनको बांग्लादेश का जिक्र करना ही पड़ेगा। अब दूसरी चीज, जो लोग बोल रहे हैं कि भारत का क्या ही रोल था बांग्लादेश की आजादी में, तो एक एक पॉइंट करके मैं रोल समझा देता हूं। सबसे पहले तो आजादी के बाद से ही वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया वो मेरे को दोहराने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, मैंने भी वीडियो बनाया है। तो सीधा पहुंचते हैं 1971 में, जब वेस्ट पाकिस्तान के जवान ईस्ट पाकिस्तान में घुस गए थे और एक एक करके चुन चुन के बंगालीज को मार रहे थे। और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था पाकिस्तानी आर्मी का जमाते इस्लामी के जो लीडर्स है उन्होंने, जिनको आज बांग्लादेश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक एक करके लोगों को तो मारा जा रहा था, पर साथ ही साथ जितने भी फॉरेन रिपोर्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे, उनको भी भगा दिया जा रहा था। करीब करीब आधा ढाका खाली हो चुका था और करीब करीब एक दिन में 7,000 स्टूडेंट्स को मार दिया गया था। ईस्ट पाकिस्तान इसका विरोध तो कर रहा था, पर पाकिस्तान के साथ लड़ने की क्षमता उनमें नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इक्विप था बंदूकों के साथ, एम्यूनेशंस के साथ, बॉम्ब्स के साथ, सब चीज उनके पास थी, प्रॉपर ट्रेनिंग थी उनके पास, प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग थी, जिनके साथ सिविलियंस नहीं लड़ सकते थे। इसके बाद ढाका से भागे हुए एक अंग्रेज रिपोर्टर ने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापा जिसका हेडिंग दिया उन्होंने जेनोसाइड। वो आर्टिकल पढ़ा उस समय के भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने वो आर्टिकल पढ़ के सैम मानेकशॉ को कहा कि जंग की तैयारी करो। पर उस समय सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को कहा कि हम मॉनसून के सीजन में बांग्लादेश में जाके लड़ नहीं सकते हैं, वो हमारा सुइसाइड मिशन होगा, क्योंकि मॉनसून में लड़ना आसान नहीं है। तो हम जंग करेंगे तो नवंबर दिसंबर के आसपास। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, हम नवंबर दिसंबर के आसपास जंग करेंगे, पर हम लोग अभी मुक्ति बाहिनी को तो ट्रेनिंग दे ही सकते हैं। तो सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी को गोरिल्ला वॉरफेयर सिखाया गया, यानी छापामार युद्ध। मुक्ति बाहिनी को हथियार दिए गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया और उनको फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन करने से मना किया गया, उनको छुप छुप के वॉर करने का सलाह दिया गया। इसकी वजह से मुक्ति बाहिनी वक्त वक्त पे पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करती थी, लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी आर्मी काफी स्ट्रांग थी। पाकिस्तानी आर्मी को जब ये लगा कि इंडियन आर्मी मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दे रही है, तो उन्होंने इंडिया को सबक सिखाने के लिए इंडिया पे एयर स्ट्राइक किया। इंडिया के 11 एयर बेस पे अटैक किया पाकिस्तानियों ने, ताकि इंडिया का एयर बेस पूरा बिखर जाए, इंडिया की एयरफोर्स उड़ ही ना पाए। पर जो भी हो है, तो वो पाकिस्तानी फोर्स ही ज्यादातर निशाने वो चूक गए। और तुरंत उसी दिन रात को इंदिरा गांधी ने फुल फ्लेज वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया। इसके बाद क्या था, इंडियन एयरफोर्स नेवी टूट पड़े पाकिस्तान में। इंडियन एयरफोर्स ने चुन चुन के पाकिस्तान के एयरबेस उड़ा दिए और इंडियन नेवी ने कराची को धुआं धुआं कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान ने एक और चाल चला, आपने बॉर्डर मूवी तो देखी होगी, पाकिस्तान के हजारों सिपाही और इंडिया के 120 सिपाही, लौंगे वाला का युद्ध। पर आखिरकार वो युद्ध भी पाकिस्तान हार गया। जब पाकिस्तान को लगातार झटके लग रहे थे और पाकिस्तान हार रही थी हर एक मोड़ पे, तो फिर पाकिस्तान ने फैसला किया यूनाइटेड नेशन जाने का। वहां पे अमेरिका से उन्होंने मदद मांगी और अमेरिका और चाइना ने इंडिया को बोला कि आप सीज फायर डिक्लेयर करो, युद्ध बंद करो। पर यूएन के इस फैसले को वीटो कर दिया रशिया ने, यानी उस समय के यूएसएसआर ने।
इसको देखते हुए भारत का मनोबल बढ़ा और भारत बांग्लादेश में घुस गया, यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में घुस गया अपनी आर्मी लेके। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने फिर से अमेरिका की मदद मांगी और अमेरिका ने अपनी 8th फ्लीट को भेजा बे ऑफ बंगाल में। इसके साथ साथ अरेबियन सी में अंग्रेजों ने यानी कि इंग्लैंड ने अपनी पूरी नेवी भेजी। इंग्लैंड, अमेरिका और पाकिस्तान का ये प्लान था कि दोनों साइड से इंडिया को पूरा क्रश कर दिया जाए। और दोस्तों, अमेरिका ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था उसके सामने आईएनएस विक्रांत भी हार जाता। इंडिया के पास एक ही ऑप्शन था कि इस युद्ध से इंडिया पीछे हट जाए, लेकिन इंदिरा गांधी के पास अभी भी एक हथियार बाकी था। उन्होंने तुरंत फोन लगाया यूएसएसआर को और उन्होंने याद दिलाया यूएसएसआर को कि उन्होंने वादा किया था कि इंडिया पे जब भी कोई बाहरी अटैक होगा तो यूएसएसआर हमेशा इंडिया के लिए खड़ा रहेगा। यूएसएसआर ने अपना वादा निभाया, यानी कि रशिया ने, जो आज का रशिया है, उसने अपना वादा निभाया और अमेरिका और ब्रिटेन के पीछे अपनी 10th फ्लीट लगा दी, जिनका अमेरिका और ब्रिटेन के पास कोई भी जवाब नहीं था और उनको अपने अपने फ्लीट हटाने पड़े, पीछे हटने पड़े। मुक्ति वाहिनी को तो ट्रेन कर ही चुकी थी इंडिया, तो मुक्ति वाहिनी भी एक साइड से पाकिस्तानियों पे हमला जारी रखी हुई थी। उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 1 लाख जवानों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया और वो बांग्लादेश छोड़ के चले गए। इंडिया ने ऑफिशियली बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया। इंडिया के साथ साथ भूटान ने भी बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया और इंडिया ने यूएसएसआर को भी कहा कि आप सब भी बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करो। तो यूएसएसआर में जितने भी देश थे सब ने बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया। इंडिया ने पूरा कैंपेन चलाया 1-2 साल तक कि बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करो। इंडिया ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 3000 किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर लिया था वेस्ट पाकिस्तान की साइड में। तो जो शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में, शिमला एग्रीमेंट में इंडिया ने पाकिस्तान के सामने शर्त रखी कि हम आपके 3000 किलोमीटर का जो लैंड है वो वापस दे देंगे, साथ ही साथ 93,000 सोल्जरों को भी हम छोड़ देंगे, पर आपको बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इंडिया की ही इस कूटनीति की वजह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया। अब आप सोचो, अगर इंडिया नहीं होता तो क्या बांग्लादेश इतनी जल्दी एक देश बन पाता? सबसे पहले तो पाकिस्तान की सेना ही बांग्लादेश को हरा देती। इसके अलावा भी अगर कुछ भी करके 1% भी बांग्लादेश आज़ाद हो जाता तो क्या दुनिया की कोई देश रिकॉग्नाइज करती बांग्लादेश को? क्योंकि यूएसए, ब्रिटेन, ये सारे पाकिस्तान के साथ थे। अभी नहीं करते ये लोग बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज। बांग्लादेश के लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, उन पूरा क्रेडिट जाता है उनको अपने देश को आज़ाद कराने का। उन्होंने बहुत बड़ी जंग लड़ी है, 23 साल तक उन्होंने जंग लड़ा है, ये सबको पता है। पर इंडिया का क्रेडिट जितना है वो बांग्लादेश के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। बांग्लादेश के लोग आज जिस जमात इस्लामी का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो होते तो शायद बांग्लादेश कभी आज़ाद ही नहीं होता, क्योंकि वो प्रो पाकिस्तानी है। वो हमेशा बांग्लादेशी लोगों को पाकिस्तान का गुलाम बना के रखते और आज भी जो उनकी सरकार है वो आगे पाकिस्तान का गुलाम बना के ही बांग्लादेशियों को रखेगी। बांग्लादेश के जो यूथ है उनको आंखें खोलनी चाहिए कि पाकिस्तान उनका दोस्त नहीं, उनका दुश्मन है। उनका अगर कोई दोस्त था, है और फ्यूचर में भी रह सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा उन पर टॉर्चर ही किया है और इंडिया ने हमेशा उनका साथ ही दिया है। ये समझना चाहिए आज के बांग्लादेश के यूथ को, ये समझना चाहिए आज के बांग्लादेश के यूथ को, और जमात इस्लामी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जय हिंद।